नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज आपके साथ हम फिर उपस्थित हैं हमारी YouTube की सीरीज़ आज की बात में। आज की बात के जो एपिसोड्स होते हैं वो जो करंट में घटित हो रहा है उसके ऊपर एक चर्चा का विषय कि क्या क्या घटित हुआ और क्या क्या उस पर एक्शन हुआ, वो हम उस पर डिटेल्स में बात करते हैं। और ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको दास्तान के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारी सीरीज़ है दास्तान कहानी अनसुनी, जो सीज़न 3 में है इस समय, और उसका जो 12th एपिसोड है वो 5 मार्च को रिलीज़ होगा मोगली बाबा OTT पे। और वो जो एपिसोड होगा वो होगा विजय पालंडे पे। और आज की जो एपिसोड हम करेंगे आज की बात में वो होगा IPS अमिताभ ठाकुर, और जो कि PM आवास योजना के नाम पे जो घोटाला हुआ है सब्सिडी का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये है इस देश में कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है और 40 से 50 हज़ार केसेस तक एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जो लोग, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार की गलती है। खैर, सरकार की गलती है या नहीं ये हम बाद में कहेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर से मास्क पहन के नहीं निकलता है या फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन नहीं करता है तो इसमें सरकार की गलती क्या है? ये हमारे ऊपर है कि हम उन नियमों को फॉलो करें, उनको माने या ना माने। बहुत लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और पुलिस देखते ही मास्क लगा लेते हैं कि चालान नहीं कटना है। खैर, जान आपकी है, आप मास्क लगाएं या ना लगाएं इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल जो है आप ही लोग जाएंगे, सरकार नहीं जाएगी। आप ही को हॉस्पिटल का बिल भी देना पड़ेगा, आपके घर वालों को ही आपकी तीमारदारी करनी पड़ेगी, सरकार को नहीं करनी पड़ेगी। सरकार सिर्फ नियम बनाएगी और आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, यानी कि वैक्सीनेशन के तौर पे। तो सतर्क रहने में ही सबकी भलाई है, मास्क लगाने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि वो कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जान है तो जहान है। बाकी नियम का पालन करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर है। आज की बात के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं IPS अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर जो हैं वो 1992 के बैच के IPS ऑफिसर है और उनका जो रिटायरमेंट है वो 2028 में ड्यू था। सबसे पहले जो कुछ साल पहले अमिताभ ठाकुर एक तरीके से लाइमलाइट में आए, वो लाइमलाइट में क्यों आए, वो मुद्दा था मुलायम सिंह वाला। अगर आप लोगों को याद हो कि मुलायम सिंह यादव ने एक कॉल की थी अमिताभ ठाकुर को और उनसे कहा था कि वो दावत भूल गए जब हमने तुम्हें दावत खिलाई थी। तो दावत से मतलब है कि हड़काना या किसी प्रकार से अलग में ले जाके समझाना, उनका मतलब शायद दावत से वो था। वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड वायरल हुई थी। अगर अब वो आपने नहीं सुनी है तो वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। हेलो, अमिताभ ठाकुर साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। तो नमस्कार, माननीय नेताजी बात करना चाह रहे हैं आपसे। कौन नेताजी? माननीय मुलायम सिंह जी। अच्छा अच्छा। हेलो, जय हिंद सर, अमिताभ बोल रहा हूँ सर। अमिताभ ठाकुर सर आदेश सर। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। सर आदेश करें सर। आदेश का आप मना तो कर रहे, तो जसाना में रामवीर के यहाँ जब दावत थी सर तो भूल गए आप? सर मैं समझ नहीं पाया सर। तो जब आप थे? जी सर मैं था तो सर वहाँ सर। आप जब आप मुख्यमंत्री थे सर। इतनी बदतमीजी थे आप तो। क्या हो गया सर? सब बता रहे कि मना था, मना तो कर रहे। जी सर। सब समझ रहे, तुम बहुत बड़े भले। अब ताज साहब ने कहा, पता है आपको, रामवीर की दावत में स्कूल में ले गए अंदर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो हमें बचाया तो फिरते से सर। हाँ, बचाया था, फिरते संवारना चाहते थे, स्कूल में ले गए थे आपको। सर क्या आदेश है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो उससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बता दे रहा हूँ। तो अगर ठीक चलो सर। हमें आपसे हमदर्दी रही, साथ रहे, तुम्हारे घर वाले पटना गए सर।
घर वालों ने कहा मेरा लड़का है, देखे रहना सर साहब चुप रह जाते। सर हाँ नहीं सर, क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं समझ में ये नहीं आया तो बना उसके खिलाफ करने लगते शुरू। किसके खिलाफ सर? हम बता देंगे आपको फोन करने में। सर हाँ अब आप सुधर जाइए, तय कह दिया मैंने। अच्छा सर, हाँ राइट सर। तो ये वो फ़ोन कॉल थी जो अमिताभ ठाकुर को माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कुछ साल पहले की थी। आज फिर से अमिताभ ठाकुर जो है लाइमलाइट में है। वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वीआरएस दे दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने घर के आगे एक तख्ती लगाई है जिस पे लिखा है जबरिया रिटायर्ड। जबरिया रिटायर्ड यानी कि आपको जो है जब वीआरएस दिया गया आपकी स्वेच्छा के विरोध में, यानी आपकी इच्छा नहीं थी रिटायरमेंट होने की, रिटायरमेंट लेने की, लेकिन आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कह लें, या फिर आसान भाषा में समझने के लिए कि जो हमारे लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग जो है सरकार ने उनको वीआरएस दे दिया अपनी तरफ से ही। तो इस पे जो है अमिताभ ठाकुर ने तख्ती लगा दी अपने घर के आगे कि मैं जबरिया रिटायर्ड हूँ। ये एक मुद्दा है। जो लोग अमिताभ ठाकुर को जानते हैं वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं अपने टाइम के, और आज भी बहुत ईमानदार हैं। तो सरकार ने ऐसे ईमानदार व्यक्ति को क्यों हटाया, क्यों वीआरएस दिया? ये सरकार ही इसका जवाब दे सकती है या फिर अमिताभ ठाकुर इसका जवाब दे सकते हैं। कौन किस लिए हटाया गया, ये एक मुद्दा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वीआरएस मिलने से बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, नई भर्तियां होनी शुरू होती हैं। तो अब ये क्या मुद्दा है, किस वजह से अमिताभ ठाकुर को हटाया गया, ये नहीं मालूम। दूसरी तरफ अब चलते हैं एक 14,000 करोड़ के स्कैम के ऊपर। वो है DFHL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो आवास योजना के तहत जो सरकार है वो सब्सिडी देती है आपको घर खरीदने के लिए, क्योंकि जो निचले तबके के लोग हैं जिनकी आय कम है और उनको भी जो है घर की ज़रूरत होती है, तो सरकार ने वहाँ पे सब्सिडी देनी शुरू की। अगर आपकी आय जो है कुछ लाख रुपए सालाना है, आपको लोन मिल जाएगा और लोन के कुछ अमाउंट में से आपको सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा। जैसे कि आपने 1 रुपये का लोन लिया और उसमें से जो है सरकार ने 25 पैसे या 30 पैसे या जो भी सरकार का उसमें सब्सिडी रहेगा वो आपको मिल गया, बाकी अमाउंट आपने पे किया। दीवान हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जिसको DHFL कहते हैं, उन्होंने 14,000 करोड़ का घोटाला किया। और उन्होंने घोटाला कैसे किया कि उन्होंने फेक अकाउंट्स, लोन अकाउंट्स बनवाए और उसमें से सब्सिडी ले ली, यानी कि 14,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार से नकली अकाउंट में ले ली कि हमने इन्हें मकान बेचे हैं और इनको हमने इतनी सब्सिडी दी है, तो ये पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। यानी कि जो डेवलपर का घर था वो था 1 करोड़ का, ऐसे मान लें 1 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है, आसान भाषा में समझने के लिए कह लेते हैं कि चलिए 1 लाख का घर था और उस पर सब्सिडी जो है 20,000 या 25,000 थी, और बाकी जो है इन्होंने जो DHFL है उन्होंने कहा कि हमने जो है उसको इतनी सब्सिडी दी है, तो ये जो लॉस है हमारा 20,000 प्रति घर का, मतलब प्रति लाख पे, ये सरकार हमें पूर्ण कर देगी सब्सिडी के रूप में। तो उन्होंने नकली अकाउंट बनवाए लोन के और उसमें से सरकार से सब्सिडी ले ली। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, और आने वाले टाइम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, जिसको स्कैम करना है और जिसको चोरी करनी है वो चोरी कर लेगा। जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो राजा। तो सरकार किसी की भी आ जाए, अक्सर हमने देखा है, लेकिन स्कैम कभी नहीं रोक पाए हैं। स्कैम को रोकने का तरीका ही जो है नए लॉज बनते हैं, और वो कई बार कागार हो पाते हैं, कई बार नहीं हो पाते कागार, और जो लॉज होते हैं वो बनाए जाते हैं अपनी गलतियों से सीख के। लेकिन जैसे जैसे नए लॉज बनते हैं उसमें भी कोई नई कमियां होती हैं, उसके तहत भी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे PM आवास योजना जो थी, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए थी, हर किसी को घर का मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी स्कैम कर लिया
और स्कैम भी उन्हीं लोगों ने किया जिनके पास पैसा था। उन्होंने अपनी कंपनीज फ्लोट की, कंपनी फ्लोट करके उन्होंने घर के नाम पे जो है नकली बैंक अकाउंट्स करवाए और 14,000 करोड़ का स्कैम किया। इस देश में कोई भी आ जाए, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कभी स्कैम रुक पाएंगे। अगर रुक पाते तो शायद पिछले कुछ सालों में जो हमें स्कैम देखने मिले हैं वो नहीं देखने मिलते। जाने से पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए होली शुभ होगी और होली के त्यौहार को थोड़ा सा इस बार जो है घर में रह के मनाइएगा तो उचित होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि कोरोना का टाइम है। कोरोना जैसे जैसे पैर पसार रहा है, मुझे लगता है कि ये जो है अब और घातक हो रहा है। खैर, मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये घातक होता जा रहा है। मिलेंगे अगले एपिसोड में आज की बात में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।